मैं हूं आपका दोस्त और आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। कहानी को पूरी सुनिएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं। आज संडे है, पूरा दिन बारिश होती रही। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। सुषमा बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए राहुल के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वो इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बेहद दिलकश माहौल था। एक ताजगी सी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी खूबसूरती, आसपास की सारी रंगीनियां दिल के मौसम से बंधी होती हैं। लेकिन उस वक्त सुषमा के दिल का मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज़। वो आराम के मूड में था। छुट्टी थी, बेफिक्र था। उसने आवाज़ दी, सुषमा क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। यश और समृद्धि कब आएंगे? बस आने ही वाले हैं, मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर सुषमा किचन में चली गई। सुषमा जानबूझकर किचन में आ गई थी। विशाल की नज़रों का सामना करने की उसमें इस वक्त हिम्मत नहीं थी। उसकी नज़रों में इस वक्त बस राहुल के इंतज़ार की बेचैनी थी। सुषमा और विशाल की शादी को 20 साल हो गए थे। जवान बच्चे यश और समृद्धि अपनी पढ़ाई और दोस्तों में बिजी हुए तो सुषमा को जिंदगी में खालीपन लगने लगा। वो विशाल से अपने अकेलेपन की बात करती। विशाल, आप भी काफ़ी बिजी रहने लगे, बच्चे भी बिजी हैं, आजकल कहीं दिल नहीं लगता। जिस्म घर और बाहर की जिम्मेदारी तो निभाता चलता है, लेकिन दिल में एक अजीब वीराना सा भरता जा रहा है। क्या करूं? विशाल समझाता। समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन पोस्ट के साथ जिम्मेदारियां भी तो बढ़ती जा रही हैं। तुम भी किसी चीज में अपना दिल लगाओ। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। दिल करता है कोई मेरी बात सुने, मेरे साथ वक्त बिताए। तुम तीनों तो अपनी दुनिया में ऐसे खोए रहते हो कि खबर ही नहीं होती। सुषमा, इस अकेलेपन की क्या बात है? ये तो तुम्हारे साथ में है। तुम अपनी सोच को जैसे मर्जी जिधर ले जाओ। अकेलापन देखो तो कहाँ नहीं है। बस फर्क इतना ही है कि कोई बूढ़ा होकर अकेला हो जाता है, कोई थोड़ा पहले। इस सच्चाई को दिल समझ ले तो कोई तकलीफ नहीं होती। और हाँ, तुम्हें तो पढ़ने लिखने का इतना शौक था, तुम तो कॉलेज में भी लिखती थीं। अब काफ़ी वक्त मिलता है तो कुछ लिखना शुरू करो। मगर सुषमा को अपने इस अकेलेपन से इतनी आसानी से आज़ाद होना मुश्किल लगता। इस बीच विशाल ने रुड़की से दिल्ली MBA करने आए अपने पुराने दोस्त के छोटे भाई राहुल को घर आने के लिए कहा तो सुषमा राहुल से मिलने के बाद खिल ही उठी। हॉस्टल में रहने का इंतजाम नहीं हो पाया तो विजय ने विशाल से फ़ोन पर कहा, यार उसे कहीं अपने आसपास ही कोई कमरा दिलवा दे, घर में भी सब लोगों की फिक्र कम हो जाएगी। विशाल के खूबसूरत से घर में पहली मंजिल पर 2 कमरे थे। एक कमरा यश और समृद्धि का स्टडी रूम था, दूसरा एक तरह से गेस्ट रूम था। रहते सब नीचे ही थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो विशाल ने सुषमा से डिस्कस किया, क्यों ना राहुल को ऊपर का कमरा दे दें, अकेला ही तो है, दिन भर तो कॉलेज में ही रहेगा। सुषमा को कोई दिक्कत नहीं थी, लिहाजा विशाल ने विजय को अपना फैसला बताया और कहा, घर की ही बात है, खाना भी यहीं खा लिया करेगा, यहीं आराम से रह लेगा। विजय ने शुक्रिया करते हुए कहा, ठीक है, उसे पेइंग गेस्ट की तरह रख ले। विशाल हंसा, क्या बात कर रहा है, जैसे तेरा भाई वैसे मेरा भाई। राहुल अपना बैग ले आया। अपने हंसमुख मिजाज की वजह से जल्दी ही सब में घुल मिल गया। सुषमा को अपनी बातों से इतना हंसाता कि सुषमा तो जैसे फिर से जी उठी हो। रेगुलर एक्सरसाइज और सही खान पान की वजह से सुषमा का जिस्म काफ़ी फिट था। राहुल उससे कहता, कौन कहेगा आप यश और समृद्धि की माँ हैं, बड़ी बहन लगती हैं उनकी। राहुल सुषमा के बनाए खाने की, उसके बिहेवियर की, उसकी खूबसूरती की दिल खोल कर तारीफ करता। और सुषमा अपनी उम्र के 40वें साल में एक नौजवान से अपनी इतनी तारीफ सुनकर जैसे नए जोश से भर गई। कई दिनों से विशाल जॉब की बढ़ती जिम्मेदारियों में बहुत बिजी होता चला गया। अब तो बस नाश्ते के वक्त ही विशाल हाँ हूँ करता और जल्दी जल्दी पेपर पर नजर डालता और जाने के लिए बैग उठाता और चला जाता। रात को आता तो कभी न्यूज़, कभी लैपटॉप, कभी फ़ोन पर बिजी रहता। सुषमा उसके आगे पीछे घूमती रहती, इंतज़ार करती रहती कि कब विशाल कुछ रिलैक्स होकर
उसकी भी बात सुनेगा। वो अपने दिल की कई बातें उसके साथ बांटना चाहती थी, लेकिन सुषमा को लगता कि विशाल की जिम्मेदारियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे लगता है एक जिम्मेदार ऑफिसर के पीछे उसका महबूब, उसका आशिक कहीं खो सा गया है। बच्चों का अपना रूटीन था, वो घर में होते तो भी अपने मोबाइल या टीवी पर लगे रहते या फिर पढ़ाई में। वो बच्चों से बात करना चाहती थी तो अक्सर दोनों बच्चों का ध्यान अपने फ़ोन पर रहता। सुषमा लाचार सी उठकर अपने काम में लग जाती। अब अकेले में अक्सर वो राहुल के बारे में सोचने लग जाती, लेकिन कौन कब बिना वजह बिना इशारा दिए इंसान के अंदर जगह पा जाता है, इसका एहसास उस अनजाने हादसे के बाद ही होता है। सुषमा के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल आया तो दिन ब दिन विशाल और बच्चों की बढ़ती मशगूलियत से दिल के खाली कोने के भर जाने का एहसास सा होने लगा। विशाल टूर पर रहता तो राहुल कॉलेज से आते ही कहता, भैया गए हुए हैं, आप भी बोर हो रही होंगी, आप चाहें तो बाहर घूमने चल सकते हैं, यश और समृद्धि को भी ले चलिए। सुषमा कहती, वे तो कोचिंग क्लास में हैं, देर से आएंगे, चलो हम दोनों ही चलते हैं, मैं गाड़ी निकालती हूँ। दोनों जाते, घूम फिर कर खाना खाकर ही आते। सुषमा राहुल को अपना पर्स कहीं नहीं निकालने देती। राहुल उसकी जिंदगी में एक ताज़ा हवा का झोंका बनकर आया था। दोनों की दोस्ती का दायरा बढ़ता गया। वो अकेलेपन की खाई से निकलकर नई दोस्ती के एहसास के समंदर में गोते लगाने लगी। अपनी उम्र को भूलकर नए उम्र की लड़कियों की तरह दुगने जोश से हर काम करने लगी। राहुल की हर बात, हर अदा उसे अच्छी लगती। अब वो खुद को काफ़ी खुश महसूस करने लगी थी। कई दिनों से उसे महसूस होने लगा था जैसे उसके दिल का खालीपन और उदास कोना जिसे राहुल के साथ ने भर दिया था। कोई भी काम करती, राहुल का ध्यान आता रहता, उसका इंतज़ार रहता। वो लाख दिल को समझाती कि अब किसी और का ख्याल गुनाह है, लेकिन दिल क्या बातें समझ लेता है? नहीं, ये तो सिर्फ अपनी ही ज़बान समझता है, अपनी ही बोली जानता है। उसमें जो जज्बात समा जाएं वो ज़रा मुश्किल से ही निकलते हैं। अब तो ना चाहते हुए भी विशाल के साथ अतरंग पलों में भी वो राहुल की चहकती आवाज़ से घिरने लगती, लेकिन उसका दिल दो भंवरों के बीच इस तरह फंसा हुआ था जिसका अंजाम उसे कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ भी रहा था। दिल इस कदर कश्मकश से गुजर रहा था कि वो सोचती ये बैठे बिठाए कौन सा मर्ज लगा बैठी। ये नौजवान लड़कियों जैसी बेचैनी, हर आहट पे चौंकना। कभी वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने को निहारती, अपनी इस हालत पे खुद ही हंस पड़ती। अचानक एक दिन राहुल कॉलेज से मुंह लटकाए आया। सुषमा ने खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। वो चुपचाप ड्राइंग रूम में ही गुमसुम बैठा रहा। सुषमा ने बार बार पूछा तो उसने बताया, आज कॉलेज में मेरा मोबाइल खो गया है। यहाँ आते वक्त विजय भैया ने इतना महंगा मोबाइल लेकर दिया था, भैया बहुत गुस्सा होंगे। सुषमा चुपचाप सुनती रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी जमा पूंजी से 15,000 निकालकर राहुल के हाथ पर जबरदस्ती रख दिए। राहुल मना करने लगा, लेकिन सुषमा के जोर देने पर रुपए रख लिए। कुछ महीने और बीत गए। विशाल भी फुर्सत मिलते ही राहुल के हालचाल पूछता। वैसे उसके पास वक्त ही नहीं रहता था। सुषमा पर घर पूरी तरह सौंप कर अपने काम में लगा रहता था। सुषमा दिल ही दिल पूरी तरह राहुल की दोस्ती के रंग में डूबी हुई थी। पहले उसे विशाल में एक दोस्त नजर आता था, अब उसे विशाल में एक दोस्त की झलक भी नहीं दिखती। ये क्या उसकी गलती थी? विशाल को अब उसके जज्बात छू कर भी नहीं जाते थे। राहुल में उसे एक दोस्त नजर आता है। वो उसकी बातों में दिलचस्पी लेता है, उसके शौक पसंद नापसंद ध्यान में रखता है, उसकी पसंद नापसंद पर बात करता है। उसे बस एक दोस्त की ही तो तलाश थी। वो उसे राहुल की शक्ल में मिल गया, उसे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन विशाल टूर पे था। यश और समृद्धि किसी बर्थडे पार्टी में गए थे। अंधेरा हो चला था। राहुल भी अभी तक नहीं आया था। सुषमा लॉन में टहल रही थी कि राहुल आया। नीचे सर किए हुए, मुंह लटकाए, ऊपर अपने कमरे में सीधा चला गया। सुषमा को देखकर भी नहीं रुका तो सुषमा को उसकी फिक्र हुई। वो उसके पीछे पीछे ऊपर गई। जब से राहुल आया था वो कभी उसके रूम में नहीं जाती थी। मेड ही सुबह सफाई कर आती थी। उसने जाकर देखा राहुल आंखों पर हाथ रखकर लेटा है। सुषमा ने पूछा, क्या हो गया?
तबीयत तो ठीक है? राहुल उठकर बैठ गया, फिर धीमी आवाज में बोला, ठीक हूं मैं। तो फिर रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? भैया ने बाइक के पैसे भेजे थे। मेरे दोस्त उमेश की बहन की शादी है, उसे ज़रूरत पड़ी तो मैंने सारे रुपए दे दिए। अब भैया बाइक के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही उमेश याद है ना आपको? यहाँ एक बार आया था और मैंने उसे आपसे मिलवाया था। हाँ हाँ याद आया। सुषमा को वो लड़का याद आ गया जो उसे पहली नज़र में ही कुछ जचा नहीं था। बोली, अब क्या करोगे? क्या कर सकता हूँ, भैया को तो यही लगेगा मैं यहाँ आवारागर्दी कर रहा हूँ। वो तो यही कहेंगे सब छोड़कर वापस आ जाओ, यहीं पढ़ो। राहुल के जाने का ख्याल ही सुषमा को सिहर गया। फिर वही अकेलापन होगा, वही बोरियत। वो बोली, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, ये कोई छोटी रकम नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास बच्चों की कोचिंग की फीस रखी है, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मैं ये पैसा आपको जल्दी लौटा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझसे कल रुपए ले लेना। नीचे आकर खाना खा लो। सुषमा नीचे आ गई, अपनी अलमारी खोली, सामने ही रुपए रखे थे। सोचा अभी राहुल को दे देती हूँ, उसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, बेचारा कितना दुखी हो रहा है। अभी जाकर पकड़ा देती हूँ, खुश हो जाएगा। वो रुपए लेकर वापस ऊपर गई। राहुल के कमरे के दरवाजे के बाहर ही उसके कदम ठिठक गए। वो फ़ोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। न चाहते हुए भी सुषमा ने कान उसकी आवाज़ की तरफ लगा दिए। वो कह रहा था, यार उमेश, मोबाइल और बाइक का तो इंतज़ाम हो गया, सोच रहा हूँ अब क्या मांगूंगा। अमीर औरतों से दोस्ती करने का यही तो फ़ायदा है, उन्हें अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई तो चाहिए। मेरे जैसे लड़कों को अपना शौक़ पूरा करने के लिए कोई चाहिए। मुझे तो ये भी लगता है थोड़ा सब्र से काम लूँगा तो मेरे साथ सो भी जाएगी। बेवकूफ़ तो है ही, सब कुछ होते हुए भटकती घूमती है। मुझे क्या, मेरा तो फ़ायदा ही है उसकी बेवकूफ़ी में। सुषमा भारी कदमों से नीचे आकर कटे पेड़ सी बेड पर आकर लेट गई। लगा कभी कभी इंसान को परखने में मात खा जाती है आंखें, ऐसे जैसे कोई पारखी जौहरी कांच को हीरा समझ बैठे। तीखी कचोट के साथ उसे खुद पर शर्म आई। इतने दिनों से वो राहुल जैसे चालाक इंसान के लिए बेचैन रहती थी। सही कह रहा था राहुल, वही बेवकूफ़ी कर रही थी। अकेलेपन के एहसास से उसके कदम जिस राह पर बढ़ चले थे, अगर कभी विशाल और बच्चों को उसके मन की था मिल जाती तो क्या इज्जत रह जाती उसकी उनकी नज़रों में। तभी विशाल की आवाज़ कानों में गूंजी, अकेलेपन से हमेशा दुखी रहने और किस्मत को कोसने से अच्छा है कि हम चीज़ों को उसी तरह एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। तुम ऐसा करोगी तभी खुल के सांस ले पाओगी। इस बात का ध्यान आते ही सुषमा को कुछ सुकून मिला। उसने कुदरत का शुक्रिया अदा किया। उम्र के इस मोड़ पर अभी इतनी देर नहीं हुई थी कि वो इन हालातों को संभाल ना सके। वो कल ही राहुल को यहाँ से जाने के लिए कह देगी और ये भी बता देगी वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि अपने हस्बैंड की कमाई दूसरों के जज्बातों से खेलने वाले लड़के पर लुटा दे। वो अपनी ज़िंदगी की किताब के इस तकलीफ देह हिस्से को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। अब ज़िंदगी में कुछ ऐसी शुरुआत करने की कोशिश तो की ही जा सकती है, ज़िंदगी को नए अंदाज में जिया जा सकता है। उसने सोच लिया है, अब वो नहीं भटकेगी। गुस्सा, बेइज्जती और पछतावे के मिले जुले आंसू उसकी आंखों से बह निकले, लेकिन अब सुषमा के दिल में कोई कश्मकश नहीं थी। अब वो खुद जिएगी अपने खुद के सजाए संवारे लम्हों के लिए। अपनी खुद की नई पहचान के साथ अचानक दिल की सारी गांठें खुल गई थीं। अब यही ऑप्शन था इस दीवाने दिल का। उसने फ़ोन उठाया और राहुल के भाई को फ़ोन कर दिया। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें।